हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन ब्लड। रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैसे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाएगी, किन किन मीडियम के थ्रू, किन किन कैरियर्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट की जाएगी, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हमने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होती है, उनका मैकेनिज्म कैसे होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यानी रेस्पिरेटरी गैसेस में पहले हम ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट होती है इन सॉल्यूशन और एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज कार्बोनिक एसिड हो सकती है ट्रांसपोर्ट, एज बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, एंड एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्यूशन के अंदर कैसे होगी? सॉल्यूशन के थ्रू ओनली 1 to 3% ऑफ ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट की जाती है। सिर्फ 1 to 3% जो है ऑक्सीजन का, वो सॉल्यूशन के थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है 4.6 ml ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, यानी कि जो 100 ml ब्लड है वो 4.6 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है ये कैरी करता है, जिसमें से 4.4 ml जो होती है वो होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, यानी कि 4.4 जो है वो क्या करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी। और ओनली 0.17 ml जो है वो क्या होगी, फ्रॉम प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू क्या की जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। तो सिर्फ कुछ ही अमाउंट है वो क्या किया जाता है, प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये जो 0.17 ml है प्लाज्मा के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसमें से भी 0.13 ml जो है ऑक्सीजन की रिमेन्स डिजोल्व इन द प्लाज्मा ऑफ द वीनस ब्लड एट 40 mm ऑफ मरकरी। इसमें से 0.13 ml ऑक्सीजन हमेशा प्लाज्मा के अंदर ही डिजोल्व होगी वीनस ब्लड के अंदर। और ये जो अमाउंट है, ये जो कंसंट्रेशन है, ये क्या करती है, टेंशन ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का, सिर्फ इसी डिजोल्व पार्ट से ही क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सिर्फ जो डिजोल्व पार्ट होगा, जो प्लाज्मा के अंदर फिजिकल सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होगा, वही क्या करेगा, टेंशन जो होगी ऑक्सीजन की वो प्रोड्यूस करेगा। और इस टेंशन को क्या बोलते हैं हम, पार्शियल प्रेशर, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे इस अमाउंट की वजह से या फिर इस डिजोल्व्ड पार्ट की वजह से ही प्रोड्यूस किया जाएगा। अब हैवी एक्सरसाइज की ड्यूरिंग क्या होता है, ऑक्सीजन बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व्ड स्टेट फॉल्स। उस टाइम पे क्या होता है, जो ये डिजोल्व होके जा रही थी ये क्या की जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ये ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज हो जाता है टू अबाउट 0.15 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 50% तक डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे जल्दी जल्दी उसको ट्रांसपोर्ट होना होता है। एक्सरसाइज के टाइम पे डिमांड ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट होगी। तो डिजोल्व होने की वजह से डिजोल्व यहाँ पे नहीं होगी, वो स्टेट क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी 50% तक। नेक्स्ट हम अगर बात करें एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, यानी कि ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन हो गया, हीमोग्लोबिन यानी कि यहाँ पे आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेंगे, कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेंगी। तो इस मेथड की से अबाउट 97 to 99% ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन है, मैक्सिमल जो ऑक्सीजन है वो इसी या फिर एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट की जाती है।
और ये अमाउंट होती है 19.8 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। 100 ml ब्लड के अंदर 19.8 ml क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म प्रेजेंट होगी। अगर हम बात करें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन हमने पहले भी डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है जिसके अंदर 4 आयरन कंटेनिंग पोरफ्रिन प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड होते हैं ग्लोबिन पार्ट से, ठीक है। 4 आयरन कंटेनिंग पोरफ्रिन रिंग प्रेजेंट होगी जो कि ग्लोबिन पार्ट से यहाँ से अटैच होगी। यहाँ पे अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो इसके अंदर ये अल्फा 1 चेन हो गई, इसके बाद इस साइड यहाँ पे अल्फा 2 चेन है, इस साइड बीटा 1 चेन है और इधर क्या प्रेजेंट है, बीटा चेन 2 प्रेजेंट। तो ये 4 चेन हो गई। साथ में यहाँ पे 4 आयरन कंटेनिंग पोरफ्रिन प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये 4 यहाँ पे क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब ये जो पोरफ्रिन है, ये पोरफ्रिन क्या होता है, 4 पायरोल रिंग इसके अंदर अटैच्ड होती है आयरन एलिमेंट से और इसकी स्टेट होती है Fe2+ स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेट के अंदर क्या होता है, आयरन यहाँ पे प्रेजेंट होता है Fe2 स्टेट के अंदर। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी जिसके अंदर ये आयरन हो गया, ये यहाँ बीच में आयरन प्रेजेंट है और इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होंगी, इसके चारों ओर ये 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होगी जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जो Fe2 स्टेट है, Fe2 स्टेट आयरन की कैन बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक Fe2 है वो क्या कर सकता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन का उससे बाइंड कर सकता है और इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, यानी कि बाइंडिंग हो गई है ऑक्सीजन की तो वो क्या हो गया है, ऑक्सीजनेशन हो गया वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैन बाइंड 1 to 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 1 से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है, अब ये बाइंडिंग डिपेंड किसके ऊपर करेगी कि 1 to 4 जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होंगे। ये डिपेंड करती है अपॉन सेचुरेशन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का यहाँ पे सेचुरेशन कितना हुआ है। सेचुरेशन क्या होगा, कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है उतनी क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है। और ये सेचुरेशन जो है ऑक्सीजन का ये डिपेंड करता है इंक्रीज विद इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एल्वेलर एयर। ये इंक्रीज हो जाता है जैसे ही पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, PO2 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, मतलब PO2 अभी आई है और वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अगर वो ज्यादा प्रेजेंट है तो वो ज्यादा से ज्यादा बाइंड करेगी, तो बाइंड करेगी तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सैचुरेशन ऑक्सीजन का विद इंक्रीज इन PO2 ऑफ द एल्वेलर एयर के अंदर। साथ में क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड फैक्टर होगा जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन PCO2 ऑफ द ब्लड। अगर PCO2 जो है वो डिक्रीज कर गया है तो उस टाइम पे भी क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 फैक्टर है जिनके ऊपर ये सैचुरेशन डिपेंड करता है। अगर हम बाइंडिंग की बात करें कि कैसे इनकी बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये अटैच होता है आयरन से। आयरन कहाँ प्रेजेंट है, हीम ग्रुप के अंदर, और हीम ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के अंदर। तो हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप का जो आयरन है उससे एक मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन जो है वो अटैच होगा। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, पोरफ्रिन रिंग के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे हीम जो है वो डोम्ड है, हीम यहाँ पे ये डोम्ड है, एक तरह से ऐसा स्ट्रक्चर है, ये डोम्ड स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर जिसको हम बोलते हैं।
अब जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड की, ये यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर चुकी है, ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म थी, ये ऑक्सीजनेटेड हो गई क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर गई है। जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करती है तो ये जो हीम है वो प्लेनर हो जाता है। प्लेनर कैसे होता है, ये ऑक्सीजन जब इसके साथ बाइंड करती है तो यहाँ पे पोर्फिरिन रिंग के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है आयरन एंड हिस्टिडीन के बीच में ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट था आयरन एंड हिस्टिडीन के ग्रुप में, अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये यहाँ पे अटैच था और यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया है, हीम प्लेनर हो गया है। अब बॉन्डिंग की अगर हम बात करेंगे, कौन कौन सी बॉन्डिंग यहाँ पे ब्रेक होगी, तो यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शंस प्रेजेंट थी जो कि साल्ट ब्रिज फॉर्म कर रही थी। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसके बीच में और ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें आयनिक इंटरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो ओ एटम है, यहाँ पे ओ नेगेटिव एटम जो है एक अमीनो एसिड का, और जो पॉजिटिवली चार्ज एन एटम है दूसरे अमीनो एसिड का। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हो गया N+, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये एक अमीनो एसिड का है और ये सेकेंड अमीनो एसिड का है, तो इन दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होगी। पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होगी जो कि साल्ट ब्रिज यहाँ पे फॉर्म कर रही थी। अब ये इंटरेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ये साल्ट ब्रिज जो है, नंबर ऑफ साल्ट ब्रिजेस जो है यहाँ पे ब्रेक होंगे। ब्रेक होने की वजह से जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म थी, जिसको टोट और टी फॉर्म बोलते हैं, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी रिलैक्स्ड और आर फॉर्म के अंदर या फिर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म के अंदर। ये यहाँ से ये जो बॉन्ड था वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, और ये हीम क्या है, यहाँ पे प्लेनर हो गया, हीम यहाँ पे प्लेनर हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो साल्ट ब्रिजेस की इंट्रैक्शंस थी वो ब्रेक हो चुकी है, जिसकी वजह से ये रिलैक्स्ड और आर फॉर्म के अंदर आ गया है। तो ये यहाँ पे जो है एक तरह से मैकेनिज्म जो है ऐसे चलता है, जो ऑक्सीजनेशन होता है या फिर हम बोल सकते हैं बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की एंड हीमोग्लोबिन की। ये रिएक्शन यहाँ पे होती है, ये हीमोग्लोबिन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए। अब जब हाई PO2 होगी लंग्स के अंदर, हाई PO2 है यानी कि इसका सैचुरेशन भी हाई होगा, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये इसके साथ बाइंड कर जाएंगे और ये फॉर्म कर लेंगे Hb4O8 फॉर्म कर लेंगे। लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे ही ऑक्सीजन जो है लो PO2 होती है टिश्यूज के अंदर, तो अब ये ऑक्सीजन क्या की जाएगी, लंग से टिश्यूज के अंदर भेजी जाएगी। तो उस टाइम पे अगेन ये हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाती है। हीमोग्लोबिन दोबारा से रीयूज हो जाएगा एंड ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, टिश्यूज के अंदर, जो पार्टिसिपेट करेगी रेस्पिरेशन के अंदर। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का रिडक्शन होगा, उसके अंदर ये यूज कर ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के अंदर कौन कौन सी, कितनी कंसंट्रेशन इसकी ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन की, तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है इन 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 19.8 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा। और इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को या फिर इस अमाउंट को बोलते हैं 20 वॉल्यूम परसेंट। 20 वॉल्यूम परसेंट इसको हम बोलते हैं, जिसमें से 0.3 ml प्लाज्मा के थ्रू होगा, रिमेनिंग हीमोग्लोबिन के साथ होगा। हमने बात की थी मैक्सिमम 97 to 99% जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन, केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है। सिर्फ कुछ ही अमाउंट जो है 0 to 3% वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा के साथ जाती है। अब एक टर्म आती है O2 कंटेंट। O2 कंटेंट क्या होता है, O2 कंटेंट होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ होल ब्लड। पूरे के पूरे होल ब्लड के अंदर 100 ml के अंदर जो टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट है ऑक्सीजन की, उसको बोलते हैं O2 कंटेंट।
और ये O2 कंटेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। अगर हम बात करें फिश एंड रेप्टाइल्स की, इनका होता है 9 ml, 12 ml होता है एम्फीबियंस का एंड 18.5 ml होता है बर्ड्स का। तो फिश एंड रेप्टाइल्स का अगर हम याद कर लेते हैं कि 9 ml होता है, ये इसका क्या होता है अबाउट डबल होता है, और ये एम्फीबियंस का अलग होता है, ये कितना होता है 12 ml O2 कंटेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ द होल ब्लड। 5 ml of oxygen is transported to tissues by each deciliter of the blood। सिर्फ 5 ml जो होती है वही ट्रांसपोर्ट की जाती है टिश्यूज के अंदर, जो ईच डेसीलीटर है 100 ml है ब्लड का, उसके थ्रू। अब अगर हम हैवी एक्सरसाइज की बात करें कि हैवी एक्सरसाइज की ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है उस टाइम पे इसकी कितनी अमाउंट होती है या फिर कितनी कंसंट्रेशन होती है, तो PO2 इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस टाइम पे लो हो जाता है। जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, यानी टिश्यूज है और साथ में यहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्लड कैपिलरीज है, और इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज हो जाता है एज 15 mm ऑफ मरकरी, और इसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेट द रैपिड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है रैपिडली क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। अब तक क्या था, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट था, लेकिन एकदम से यहाँ पे क्या हुआ है, PO2 जो है वो घट गया है, जिसकी वजह से और O2 चाहिए उसको, उसका पार्शियल प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो ये स्टिमुलेट करेगा ये लो प्रेशर की ये रैपिडली रिलीज करे ऑक्सीजन को फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 4.4 ml of oxygen remains bound with hemoglobin in each deciliter of the venous blood। यानी इसमें से भी हम जो बात कर रहे हैं वीनस ब्लड की, इसमें 4.4 ml जो ऑक्सीजन का वो हमेशा ही क्या रहता है, इसके साथ बाइंड रहता है, हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे बाइंड रहेगा। एंड 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यूज बाय ईच डेसीलीटर ऑफ द ब्लड। और इस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज की ड्यूरिंग 15 ml जो है ऑक्सीजन का वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय ईच डेसीलीटर ऑफ द ब्लड। नॉर्मल में हमने डिस्कस किया था ओनली 5 ml टिश्यूज तक क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये 15 ml हो गया है हैवी एक्सरसाइज की ड्यूरिंग, मींस 3 टाइम्स ये इंक्रीज हो गया है, और जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा 6 to 7 टाइम्स। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज की ड्यूरिंग ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से ये 3 गुना यहाँ पे बढ़ गया है, यानी कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गया 3 टाइम्स, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये इंक्रीज हो जाएगा 6 to 7 टाइम्स। और ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है टिश्यूज के अंदर वो 20 फोल्ड तक इंक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है अबाउट 20 फोल्ड तक। इसके बाद ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को। ये फैक्टर हो सकते हैं इंक्रीज इन PO2 ऑफ एल्वियुलर एयर, यानी कि इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियुलर एयर। सेकेंड हो सकता है डिक्रीज विद इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एल्वियुलर एयर लेवल। एंड थर्ड हो सकता है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन इज द डिक्रीज इन pH। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर।
ये हम अलग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जब तब उस टाइम पे ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। अब हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ भी तो जा सकती है, तो इसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, यानी हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन में जाने के। इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस की कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर देता है। एक्ट एज एन एसिड बेस बफर, ये एसिड बेस बफर की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये H+ आयंस को एक्सेप्ट कर लेता है, H+ आयन को ले लेगा जो कि कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन से रिलीज होते हैं, तो ये pH कांस्टेंट यहाँ पे रखता है ब्लड के अंदर। Combines with oxygen in the presence of high PO2 at lung alveoli। अब ऑक्सीजन के साथ ये कब कंबाइन करता है? जब हाई पार्शियल प्रेशर हो लंग एल्वेलाई के अंदर। और रिलीज कब करता है ऑक्सीजन? इन द प्रेजेंस ऑफ लो PO2 इन द बॉडी टिश्यू। अब अगर कहीं पे हाई PO2 प्रेजेंट है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? बाइंड करेगी, बाइंड करके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी, हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगी। लेकिन जब ये जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, तो उस टाइम पे जब टिश्यू, बॉडी टिश्यूज के अंदर PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होगा, उस टाइम पे ये रिलीज कर दी जाएगी, उस टाइम पे ये रिलीज कर दी जाएगी। तो ये सिग्निफिकेंस होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के ये सिग्निफिकेंस हो गई। नेक्स्ट है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया सॉल्यूशन के अंदर और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा एज कार्बोनिक एसिड, एज बाइकार्बोनेट्स एंड एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ट्रांसपोर्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन का, सेल रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है। ये ग्लूकोज हो गई, ग्लूकोज क्या करेगी? ऑक्सीजन को यूज करके खुद को रिड्यूस करेगी और ये फॉर्म कर देगी 6CO2 + 6H2। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो इसको रिलीज करना जरूरी है। और रिलीज करने के लिए रेस्पिरेशन यानी कि इसका बाहर निकालना जरूरी है, एक्सपीरेशन करना इसका जरूरी है। तो जो ये CO2 है ये एंड प्रोडक्ट होती है सेल रेस्पिरेशन का, इसको ही बाहर निकालना है, इसका ही ट्रांसपोर्ट करना है। तो 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 3.77 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कैरी करता है। 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 3.7 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। 100 ml ऑफ एट्रियल ब्लड के अंदर, जो ब्लड जो एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होगा, उसके अंदर 48 ml ऑफ द होल ब्लड प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से भी 36 ml जो है, जिसमें से 36 ml जो है प्लाज्मा के साथ एंड 12 ml जो है RBCs के साथ जाएगी। एंड जो वीनस ब्लड है 100 ml ऑफ वीनस ब्लड, ये इसके अंदर होता है 52 ml ऑफ द होल ब्लड, यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट क्या होता है? एट्रियल ब्लड के अंदर 48 ml एंड वीनस ब्लड के अंदर 52 ml होल ब्लड का, जिसमें से 38 ml प्लाज्मा के साथ एंड 14 ml RBCs के साथ जाएगा यहाँ पे। अब इसका किस किस मेथड से, यानी कि हमने एज कार्बोनिक एसिड या फिर कार्बा अमीनो एसिड, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, किस किस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट होगा? 3 वेज के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट होगा। फर्स्ट वन इज द एज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के साथ, कार्बोनिक एसिड के थ्रू कैसे इसका ट्रांसपोर्ट होगा? कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? पहले तो ये बनता है CO2 एंड वाटर के कॉम्बिनेशन से। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन कर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Ca,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसकी प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बनेगा, यानी कि H2CO3 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और ये H2CO3 जो है आरबीसीज के अंदर वापिस से डिसोसिएट हो सकता है CO2 एंड वाटर के अंदर। ये जो यहाँ पे ये रेड कलर का ये दिखा रखा है, ये इसका मीनिंग है ये आरबीसी के अंदर है, ये जो रिएक्शन है ये आरबीसी के अंदर है। तो ये यहाँ पे ऐसे कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। अगर हम Ca यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक जिंक एक्टिवेटेड एंजाइम होता है जो स्टिमुलेटेड बाय लो PO2। लो PO2 यानी कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाएगा उस टाइम पे ये स्टिमुलेट होगा और ये फॉर्मेशन करेगा कार्बोनिक एसिड की। कार्बोनिक एसिड की जो फॉर्मेशन होगी इस एंजाइम के थ्रू 5000 फोल्ड तक इंक्रीज हो जाती है। बॉडी के अंदर सबसे फास्ट एक्टिंग एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब अगर हम बात करें 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है डिजोल्व्ड फॉर्म के अंदर। ओनली 0.3 ml जो होती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्ड फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है, जिसमें से 2.7 ml जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ द वीनस ब्लड एट 46 mm ऑफ मरकरी। वीनस ब्लड के अंदर ये जो है 2.7 ml होती है एंड जो एट्रियल ब्लड है 40 mm ऑफ मरकरी इस प्रेशर के ऊपर ये 2.4 होती है। और हमने अभी बात की थी कि जो डिजोल्व्ड फॉर्म होती है ऑक्सीजन की वो क्या करती है, जो टेंशन होता है ऑक्सीजन का या फिर पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो प्रोड्यूस करती है। इन द सेम वे जो ये डिजोल्व्ड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की 0.3 ml ये क्या करती है, यही अमाउंट यही फ्रैक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ये CO2 टेंशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर प्रोड्यूस करती है। अब सेकंड है एज बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, सबसे फर्स्ट कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में वो उसके साथ बाइंड होके निकल सकती है। सेकंड एज बाइकार्बोनेट्स क्या कर सकती है, ये बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम की बाइकार्बोनेट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ पे 70% जो है फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू लंग ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जाना होता है बाहर की तरफ, तो बॉडी टिश्यूज टू लंग जाएगी और 70% जो है वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में जाएगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है क्लोराइड शिफ्ट या फिर रोल ऑफ क्लोराइड शिफ्ट का काम आता है यहाँ पे। ये जो क्लोराइड शिफ्ट है वो सिंपली शॉर्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर भी पूछा जा सकता है कि क्लोराइड शिफ्ट का क्या रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर या फिर रेस्पिरेशन के अंदर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो हम ये डिस्कस करेंगे एज बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के अंदर। तो 70% जो है बॉडी टिश्यूज टू लंग्स तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाती है एज बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। अब अगर हम इस डायग्राम की बात करें, इसके अंदर ये टिश्यू सेल हो गई, ये यहाँ पे प्लाज्मा हो गई और ये हो गई आरबीसी, ये यहाँ पे रोल प्ले करेगी अपना। अब अगर हम देखें इसके अंदर सिंपली एक तो जाती है जो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे टिश्यू से जानी है वापिस कहाँ जानी है, लंग्स को जानी है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये आ गई यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ब्लड प्लाज्मा के अंदर आने के बाद ये क्या करेगी, वाटर से कंबाइन करेगी और ये वाटर से कॉम्बिनेशन यहाँ पे स्लो होता है और ये फॉर्म कर लेगी H2CO3 जिसको हमने क्या बोला था, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया है। ये कार्बोनिक एसिड फर्दर HCO3 प्लस H प्लस आयन की फॉर्म में क्या हो सकता है, यहाँ पे अगेन रिलीज हो सकता है या फिर डिसोसिएट हो सकता है। तो ये यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स एंड H प्लस आयन की फॉर्म में अगेन डिसोसिएट हो जाएगा और ये H प्लस आयन जो है ये क्या करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेगा जाके।
अब CO2 जो है अगर वो यहाँ पे आरबीसीज के अंदर आती है, आरबीसीज के अंदर आएगी तो उस टाइम पे भी क्या होगा, CO2 प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करेंगे, लेकिन इस टाइम पे ये कॉम्बिनेशन फास्ट होगा। यहाँ पे स्लो था, यहाँ पे फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा? ड्यू टू कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से ये कॉम्बिनेशन जो है, ये जो बाइंडिंग है वो फास्ट होगी। तो फास्ट होने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म कर लिया, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया है। अगेन कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा बाई कार्बोनेट एंड H+ की फॉर्म में, यानी कि HCO3 नेगेटिव प्लस H+ आयन की फॉर्म में। ये जो HCO3 नेगेटिव है, ये जो बाई कार्बोनेट है, ये क्या जाएंगे, अब ये चले जाएंगे बाहर प्लाज्मा के अंदर। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, साथ में जो ये H+ आयन यहाँ से रिलीज हुए थे, ये हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे क्या बना लेंगे, HHB फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे ये फॉर्म कर लेंगे HHB, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक हीमोग्लोबिन, ये फॉर्म कर लेंगे, या फिर हम इसको रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे। अब साथ में क्या होगा, ये जब HCO3 बाहर निकल रहा था, इस टाइम ये जब बाहर निकलता है, ये बाहर निकलता है एक पंप के थ्रू, और इस पंप को बोलते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर पंप। तो आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड जो है वो अंदर आ जाता है, ये क्लोराइड जो है अंदर आ जाएगा, यानी कि ये बाहर निकला है, ये अंदर आ जाएगा। एक तरह से काउंटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हुआ है, एक बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे पंप प्रेजेंट होगा, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन की वजह से ये बाहर जाएंगे और एक अंदर आएगा, और इसको ही क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट और हैमरबर्गर शिफ्ट। ये किसी भी नाम से आ सकता है, ये क्लोराइड शिफ्ट के नाम से आ सकता है, या फिर ये हैमबर्गर शिफ्ट के नाम से आ सकता है। तो ये जो एक्सचेंज है, ये जो एक्सचेंज होता है यहाँ पे क्लोराइड का और साथ में बाइकार्बोनेट्स का, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। और ये क्लोराइड शिफ्ट क्या करता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। जो ब्लड का पीएच होता है 7.4, उसको ये मेंटेन करके रखता है। और जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा, उसको भी ये मेंटेन करके रखता है। तो ये दो काम करेगा, एक तो ये एसिडिक बैलेंस मेंटेन करेगा, सेकंड ये आयनिक बैलेंस जो होंगे, या फिर जो आरबीसीज एंड प्लाज्मा के बीच में जो बैलेंस होगा, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, उसको मेंटेन करके रखेगा। तो ये हो गया क्लोराइड शिफ्ट, जो क्या होता है, अब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्लोरीन का और जो बाइकार्बोनेट्स है उनका एक्सचेंज थ्रू बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैल्शियम कैरियर प्रोटीन के थ्रू। तो ये हो गया यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट। अब क्लोराइड शिफ्ट जो है वो क्या कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है। अब अगर हम बात करें, ये जो HCO3 यहाँ से निकला था, ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ से निकला था, ये बाद में सोडियम के साथ कंबाइन कर लेगा, सोडियम के साथ ये यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर कंबाइन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये आपस में कंबाइन कर लेंगे और ये फॉर्म कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसमें से कुछ जो अमाउंट है बाइकार्बोनेट्स की, वो क्या कर जाएगी, वापिस से कंबाइन कर, वापिस से आरबीसी के अंदर आ जाएगी, या फिर ये कंबाइन कर जाएगी पोटेशियम के साथ, और ये फॉर्म कर लेगी पोटेशियम साथ में हो जाएगा, और HCO3 यहाँ पे फॉर्म कर लेगी। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो यानी कि सोडियम के भी बाइकार्बोनेट बनेंगे एंड पोटेशियम के भी बाइकार्बोनेट बन सकते हैं। साथ में जो कुछ अमाउंट है बाइकार्बोनेट्स की, वो वापस से आरबीसी के अंदर भी आ सकती है। अब रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट की अगर हम बात करें, ये क्लोराइड शिफ्ट क्या करेगी, मेंटेन एन एसिडिक बेस इक्विलिब्रियम एंड पीएच जो होता है 7.4 ब्लड का, एंड इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा। ये काम हो गया क्लोराइड शिफ्ट का। तो सेकंड है लंग लेवल के ऊपर क्या होगा, एट द लंग लेवल क्लोराइड शिफ्ट जो है रिवर्स कर जाएगा। रिवर्स कैसे करेगा, यहाँ पे एल्वलाई प्रेजेंट है, ये नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हो गई प्लाज्मा और ये हो गई आरबीसी।
तो हमने अब तक बात की थी, ये जो CO2 है वो इस साइड आके क्या कर रही थी, बाइकार्बोनेट्स या फिर कार्बोनिक एसिड्स फॉर्म कर रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, इस RBC से लंग के अंदर जाएगी ये, तो यहाँ पे ये रिएक्शन थी, एक तो जो इधर से इधर आए थे तब भी थी, और ये नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो अंदर आ सकते हैं। ये बाइकार्बोनेट जो है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था जो ब्रेक हो गया सोडियम एंड कार्बोनेट के अंदर, बाइकार्बोनेट के अंदर। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से ये सोडियम, ये जो बाइकार्बोनेट है वो क्या कर जाएगा, RBC के अंदर आ जाएगा। और इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये क्लोराइड जो है बाहर चला जाएगा थ्रू दिस कैरियर प्रोटीन, जिसको हमने बोला था बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। इसके थ्रू ये बाहर चला जाएगा और इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, यानी कि क्लोराइड शिफ्ट रिवर्स हो गया यहाँ पे लंग लेवल पे। तो ये जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट था ये H+ आयन के साथ कंबाइन करेगा, और ये H+ आयन कहाँ से आया है, ये जब ऑक्सीजन अंदर आएगी ये क्या फॉर्म करेगी, जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करके ये फॉर्म कर लेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, साथ में H+ आयन जो है वो रिलीज कर देगी। और ये H+ आयन क्या किए जाएंगे, इस बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके अगेन कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेंगे। और ये कार्बोनिक एसिड RBCs के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होगा जो फर्दर इसको डिसोसिएट कर देगा CO2 प्लस वाटर के अंदर। और ये CO2 जो है कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर, और स्पेसिफिकली अगर हम बोल लें ये चली जाएगी एल्वियस के अंदर, लंग एल्विलाई के अंदर ये चली जाएगी। साथ में यहाँ पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में के साथ कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, अगेन CO2 प्लस हीमोग्लोबिन के साथ, और ये CO2 क्या कर दिया जाएगा, अगेन लंग एल्वेलाई के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये रिएक्शन चलती है यहाँ पे एट द लंग लेवल। अगर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट टाइप है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। अबाउट 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और इसको बोलते हैं अबाउट 1.5 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ द ब्लड। यहाँ पे क्या होगा, अब हीमोग्लोबिन हो गया और साथ में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे H+ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा इसके साथ, और इसके साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे HHB, ये फॉर्म कर लेंगे, कॉम्बिनेशन कर लेंगे HHB, यानी कि हीमोग्लोबिनिक एसिड रिड्यूस्ड हो गया, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया यहाँ पे। और ये रिएक्शन जो है रिवर्स है, ये रिएक्शन भी रिवर्स है। ये जो यहाँ पे हीमोग्लोबिनिक एसिड फॉर्म हुआ था अभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके हाई PCO2 की कंडीशन में ये फॉर्म कर लेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये फॉर्म कर लेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कब फॉर्म करता है, जब कंडीशंस हाई PCO2 की हो, यानी कि पार्शियल प्रेशर हाई हो। अगर पार्शियल प्रेशर हाई है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, यानी कि जो हीमोग्लोबिनिक एसिड है उसके साथ कंबाइन कर लेगा और ये बना लेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। CO2 जो है इजिली रिलीज्ड इनटू एल्विलाई, CO2 क्या कर दी जाएगी, इजिली एल्विलाई के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। कैसे, PCO2 लोअर देन इन टिश्यू कैपिलरीज। टिश्यू कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू कैपिलरीज के अंदर लोअर होगा, यानी कि वहां पे अगर लोअर होगा, इस साइड अगर हाई होगा तो ये क्या कर दी जाएगी, ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमने बात की, ये हो गया ब्लड, यहाँ पे क्या है, PCO2 हाई है, यहाँ पे PCO2 हाई है और इसको जाना है लंग्स के पास,
इसको जाना है लंग एल्विलाई के अंदर। तो ये इजिली क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी एल्विलाई के अंदर। क्यों? क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे कम है, कम होने की वजह से ये रिलीज कर दी जाएगी। अब इसके बाद जब ये यहाँ पे हीमोग्लोबिनिक एसिड जो था, हीमोग्लोबिनिक एसिड के और CO2 का जब कॉम्बिनेशन हुआ था, उस टाइम पे यहाँ पे H+ आयंस भी है वो रिलीज हुए थे। तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज हुए थे। ये H+ आयंस क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेंगे, और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, और ये कॉम्बिनेशन रिवर्सिबल होगा, कंबाइन करके ये फॉर्म कर लेंगे HHP, यानी कि अगेन ये क्या फॉर्म कर लेंगे, हीमोग्लोबिनिक एसिड फॉर्म कर लेंगे। अब ये हीमोग्लोबिनिक एसिड जो है ये क्या करेगा, ये एसिड हीमोग्लोबिन क्या करेगा, यहाँ पे ये रिड्यूस कर देगा एसिडिटी ऑफ द ब्लड, ब्लड की एसिडिटी को रिड्यूस कर देगा। और ये जो H+ आयंस थे यहाँ पे, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एसिडिक हीमोग्लोबिन जो है अगेन H+ एंड हीमोग्लोबिन के साथ के अंदर ब्रेक हो सकता है। तो ये H+ आयंस क्या करेंगे, अब ये H+ आयन बेसिक कंपाउंड्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे ब्लड के अंदर, एक्सेस बेसिक कंपाउंड्स को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एसिडिटी को मेंटेन करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं ये बफर की तरह एक्ट करेंगे और पीएच को कांस्टेंट कर देंगे। अगेन ब्लड के पीएच को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो ये क्या करता है, एज एक तरह से बफर की तरह भी यहाँ पे एक्ट करेगा। तो सबसे फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो H+ आयन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, एसिडिक हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, या फिर हीमोग्लोबिनिक एसिड फॉर्म करेगा। ये हीमोग्लोबिनिक एसिड क्या करेगा, हाई PO2 की कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड से, हाई PCO2 की कंडीशन में इस कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन कर लेगा और फॉर्म करेगा कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। और अभी हमने देखा था कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अगेन CO2 प्लस H+ और हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर देगा, डिसोसिएट हो जाएगा इस फॉर्म में, और ये H+ आयन क्या करेंगे, एक्सेस बेसिक कंपाउंड्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो कि एक्ट करेंगे पीएच और बफर सिस्टम की तरह यहाँ पे एक्ट करेंगे। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनिक एसिड एंड कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, ये जो हमने पढ़े हैं अभी तक, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, वो सारे के सारे रिवर्सिबल कंपाउंड्स है, सारे के सारे क्या है, रिवर्सिबल कंपाउंड्स है, फॉर्म्ड एट सेलुलर लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ लो PO2। फॉर्म कब होंगे अब ये रिवर्सिबल कंपाउंड, जब लो PO2 होगी, हाई PCO2 होगी एंड लो एसिडिक हीमोग्लोबिन होगा। एंड डिसोशिएट कब होंगे लंग लेवल के ऊपर, ये प्रेजेंस ऑफ हाई PCO2, यानी कि ये जो कंडीशंस थी यहाँ पे ये रिवर्स कर गई है सारी, हाई PO2 हो गए, यहाँ पे लो PO2 था, हाई PCO2 था, यहाँ पे लो PCO2 हो गया है, एंड मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे हो गया है। तो ये कंडीशंस क्या है, रिवर्स कर गई है डिसोसिएशन के केस में। तो इस और ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्री कर दी जाएगी बाइकार्बोनेट से, कार्बोनिक एसिड से और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होके आई थी, और ये वापस से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू कहाँ भेज दी जाएगी, एटमोसफियर के अंदर भेज दी जाएगी। एंड ओनली जो 100 ml ब्लड है, जो 100 ml ब्लड है वो रिलीज करता है 3.7 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ 3.7 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ये रिलीज करता है। तो यहां तक जो हमारा पार्ट था ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ बाहर की तरफ, एंड जो ऑक्सीजन है उसका कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ अंदर की तरफ, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से मेथड्स हैं या फिर कौन कौन से वेज है जिनके थ्रू होता है। सॉल्यूशन के अंदर, प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, सोडियम एंड पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स, या फिर कार्बोनिक एसिड, या फिर कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और एक छोटी सी टर्म है हाल्डेन इफेक्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।